नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार पुनः से आ चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आप सभी के लिए भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, एलटी व अन्य सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप सभी एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए बगैर किसी इंतजार के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं कुंडारी, तिरहारी, नागपुरिया, सरगुजिया, कुड़माली, खोंटाली, खटोला, कुम्हारो। आपको बताना है कि मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं। तो इस प्रश्न के लिए बहुत ही शानदार जवाब आप सभी का आना चाहिए और बड़ा ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए और परीक्षा में पूछा गया है। तो आप सभी का जवाब दिया गया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी कि मगही की बोलियां कौन सी हैं? कुड़माली और खोंटाली। दो बोलियां हैं, कुड़माली और खोंटाली। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। मगही जो है बिहारी हिंदी की एक जो है प्रमुख बोली है। किसकी बोली है मगही? बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है और जिसका विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और मगही बोली के अंतर्गत ही उपबोलियां हैं कुड़माली और खोंटाली। खटोला ये जो है बुंदेली की उपबोली है। किसकी? बुंदेली की। सरगुजिया ये छत्तीसगढ़ी की उपबोली है। फिर उसके बाद में मगही को मगधी भी कहा जाता है। मगही को क्या कहा जाता है? मगधी भी कहा जाता है। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के साथ में हम लोगों को मिलान करना है। रचनाकारों को उनके जन्म वर्ष के साथ में क्या करना है? हम लोगों को मिलान करना है। देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है मैथिली शरण गुप्त जी। इनका जन्म वर्ष क्या है? 1886 ईस्वी। क्या है? 1886 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त जी। फिर है सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म वर्ष है 1900 ईस्वी। महादेवी वर्मा। इनका जन्म वर्ष आप सभी जानते हैं 1907 ईस्वी है। और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म वर्ष है 1889 ईस्वी। तो यहाँ पर आप सभी का सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में हम लोग देखेंगे इस प्रश्न में। तो आपका जो है विकल्प बी राइट आंसर माना जाएगा। कौन सा? विकल्प बी आप सभी का राइट आंसर होगा। आप लोग मिलान कर लेंगे। उसके बाद में रचनाकारों के जन्म वर्ष हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोगों की। देखते हैं हम लोग। जगन्नाथ दास रत्नाकर और लाला भगवान दीन का जन्म वर्ष है 1886 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वर्ष है 1889 ईस्वी। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म वर्ष है 1897 ईस्वी। इलाचंद्र जोशी और यशपाल जी का जन्म वर्ष है 1903 ईस्वी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, इन दोनों लोगों का जन्म वर्ष है 1907 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी और जयशंकर प्रसाद 1889 में हैं दोनों लोग। और हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरबंश राय बच्चन जी, इनका जन्म वर्ष है 1907 में।
आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है उसे आप लोगों को बताना है। कौन से युग्म सही हैं, देखते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं कई सारे प्रश्न एक साथ में पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न सभी जो है अलग अलग भी एक एक प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले इसमें पूछा क्या जा रहा है, युग्म कौन से सही हैं। महादेवी वर्मा का नाम है, फिर ठकुरी बाबा, क्या ये सही है। तुलसीराम मुर्दहिया, क्या ये भी सही है। दिनकर जामुन का पेड़, क्या ये भी सही है। विवेकी राय भोलाराम का जीव, क्या ये सही है। और रमणिका गुप्ता आप हुद्री, क्या ये सही है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से युग्म सही हैं। तो सबसे पहले जो नाम है महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा, तो ये जो है बिल्कुल सही है, यानी आपका आएगा ए। फिर है तुलसीराम मुर्दहिया, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, अर्थात बी। फिर दिनकर जामुन का पेड़, गलत है, ये इनकी नहीं रचना है। विवेकी राय भोलाराम का जीव, ये भी जो है इनकी रचना नहीं है, ये भी गलत है। और उसके बाद है आप हुद्री रमणिका गुप्ता, तो ये भी बिल्कुल सही है, इन्हीं की ये रचना है, अर्थात आपका आएगा ई। तो ए बी ई जिस विकल्प में होगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। हम लोग देखते हैं ए बी किस में है, तो आपका विकल्प बी में है और यही आप सभी लोगों का राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने देखा महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा, तुलसीराम मुर्दहिया, रमणिका गुप्ता आप हुद्री। फिर उसके बाद में जामुन का पेड़ जो आपने देखा था, कृष्णचंद्र द्वारा लिखित हास्य व्यंग प्रधान रचना है, किसकी है, जामुन का पेड़, ये जो है कृष्णचंद्र जी के द्वारा लिखित हास्य व्यंग प्रधान रचना है। और भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई जी की बहुत ही शानदार रचना है, आप सबको पढ़ना चाहिए। आप हुद्री जो आपने देखा था रमणिका गुप्ता की, ये आत्मकथा है, किसकी है, आप हुद्री रमणिका गुप्ता की। और मुर्दहिया जो है ये तुलसीराम जी की आत्मकथा है। और दोनों ही आत्मकथाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं, आप सभी को अपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी में बाबू की मुस्कान बीभत्स होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है ये। अमृतसर आ गया कहानी में बाबू की मुस्कान बीभत्स होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। अन्य धर्म के व्यक्ति को मारने के कारण, पठान द्वारा किए जाने वाले अपमान के बदले के कारण, घर छूटने के डर का प्रभाव, विभाजन की विभीषिका का प्रभाव। तो आप सभी के सही उत्तर का इंतजार है। तो आप लोगों का जवाब आया है, इस प्रश्न के लिए दिया गया है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी कि अमृतसर आ गया कहानी में बाबूजी की मुस्कान बीभत्स होने के पीछे का कारण क्या है, विभाजन की विभीषिका का प्रभाव। ये आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। अमृतसर आ गया, ये जो कहानी है इसके लेखक कौन है, भीष्म साहनी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। उसके बाद में इस कहानी में किस चीज का जिक्र है, किसका किसका जिक्र है, उसे हम लोग जानते हैं। सरदार जी का, गोरे फौजियों का, दुबला बाबू का, पेशावर का, दिल्ली का, पाकिस्तान का, वजीराबाद का, किसका किसका जिक्र है। एक बार पुनः, सरदार जी का, गोरे फौजियों का, दुबला बाबू का, पेशावर का, दिल्ली का, पाकिस्तान का और वजीराबाद का। ये सब प्रश्नों में पूछा जाता है किसका जिक्र है, किसका जिक्र नहीं है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन से हैं, यानी सही कथन पूछा जा रहा है। अपना अपना भाग्य कहानी के
संदर्भ में। तो देखेंगे हम लोग जो है कौन से अपना अपना भाग्य कहानी के विषय में सही कथन है। तो सबसे पहले क्या है, पोलो लान में हॉकी खेलते बच्चों को न आगे की चिंता थी न बीते का ख्याल था। बहुत ही शानदार कथन है। पोलो लान में हॉकी खेलते बच्चों को न आगे की चिंता न बीते का ख्याल था। तो ये क्या है बात, यानी कि कथन बिल्कुल ही ठीक है। उसके बाद में आपका अगला कथन है, अधिकार गर्व में तने अंग्रेजों के घोड़ों की बाग जिन पहाड़ी हाथों में थी वे अंग्रेजों का विरोध करना सीख गए थे। तो ये क्या है, कथन गलत है अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में। फिर अगला है, मैली सी कमीज लटकाए हुए 10-12 लड़के का माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया था। मैली सी कमीज लटकाए हुए 10-12 के लड़के का माथा, 10 बरस के लड़के का माथा जैसे अभी झुर्रियों से सूख गया था। तो ये क्या है, बात सही है। फिर अगला है, मित्र ने लड़के को सहायता के लिए होटल बुलाया पर होटल का नाम बताना भूल गया। ये बात गलत है। फिर है, प्रकृति ने लड़के के शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। ये भी बात सही है। अर्थात ए, सी और ई, ये 3 बातें सही हैं अपना अपना भाग्य कहानी के विषय में। और ए, सी, ई आपका जहाँ पर होगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो विकल्प भी आप सभी का राइट आंसर है अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में। आगे बढ़ेंगे। क्या है, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है? ये तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहानी के लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार जी आप सभी जानते हैं। और इस कहानी में जिक्र किस चीज़ का है? नैनीताल का, अंग्रेज यात्रियों का, तल्लीलाल का, वकील मित्रों का। एक बार पुनः, नैनीताल, अंग्रेज यात्रियों का, तल्लीलाल का और वकील मित्रों का इसमें जिक्र किया गया है अपना अपना भाग्य कहानी में। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। यानी कौन से इनमें प्रकाशन वर्ष सही हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्रुव स्वामिनी 1931, आधे अधूरे 1955, अंधा युग 1956, सिंदूर की होली 1934, स्कंदगुप्त 1938। तो ये जो रचनाएं दी गई हैं और उनका प्रकाशन वर्ष है, इनमें जो आपका सही प्रकाशन वर्ष जो भी है इसमें, तो सिंदूर की होली 1934 यानी डी, ये सही है। और स्कंदगुप्त 1928, ये भी क्या है, सही है। तो डी और ई ये इसमें क्या है, सही है। तो डी और ई किसी विकल्प में नहीं है, लेकिन आपको सही बता दिया गया है। फिर हम लोग देख लेते हैं एक बार इन यानी नाटकों के प्रकाशन वर्ष को। क्या है, ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी, और ये किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का। फिर आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी, किसका नाटक है? मोहन राकेश जी का। अंधा युग का प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी, और लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी। सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी, किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। और स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी, किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी का। तो ये जो है सभी नाटक, उनके प्रकाशन वर्ष और लेखक हैं, और एक एक करके जो है ये प्रश्नों के रूप में सभी पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी असत्य को बताना है, और सत्य जो है उसे भी हम लोगों को देखना है क्या सही है क्या गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें असत्य को छांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है।
देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण इसे देवनागरी कहा गया है। देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण इसे देवनागरी कहा गया है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है देवनागरी लिपि के विषय में। फिर जो है अगला है, ग्रियर्सन ने देवनागरी को यानी देवनागरी लिपि को शारदा लिपि की बहन माना है। ये बात बिल्कुल गलत है। ग्रियर्सन ने देवनागरी लिपि को शारदा लिपि की बहन नहीं माना है। फिर अगला क्या है, ललित विस्तार में उल्लिखित नागलिपि ही नागरी है। ललित विस्तार में उल्लिखित नागलिपि ही नागरी है। ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है। और हमको बताना है गलत। तो गलत और सही हम लोगों को दोनों देखने हैं। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। ललित विस्तार में उल्लिखित नागलिपि को ही नागरी कहा गया है। फिर अगला है, अरबी लिपि की भांति इस लिपि की उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की उत्तरी शाखा से हुई है। तो ये क्या है, गलत है। देवनागरी के विषय में अरबी लिपि की भांति इस लिपि की उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की शाखा से हुई है, नहीं हुई है। फिर अगला है, नगरों में प्रचलन के कारण इसका नाम नागरी पड़ा है। ये भी बात बिल्कुल सही है। नगरों में प्रचलन के कारण इसका नाम नागरी पड़ा है। तो ये तो कुछ सही बातें हो गई और गलत बातें हो गई, लेकिन इसमें गलत कौन सा आपने देखा है, बी और डी। बी और डी ये दो ही विकल्प गलत हैं और बाकी तीनों बातें सही हैं देवनागरी के विषय में। तो बी और डी जिसमें होगा वो आपका राइट आंसर होगा। और बी और डी किस में है, आपका है विकल्प बी में, और यही आपका सही जवाब है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, ये भी शानदार प्रश्न आपके सामने है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मी लिपि से हुई है। किससे, ब्राह्मी लिपि से हुई है। देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण इसे देवनागरी कहा गया है, बिल्कुल ठीक बात है। और एक अन्य मत के अनुसार नगरों में प्रचलन के कारण क्या है, इसका नाम नागरी भी पड़ा हुआ है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न बहुत ही शानदार आप सभी के सामने है। राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए इनमें से किस युग्म ने योजना बनाई थी। किस जो है युग्म ने योजना बनाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है। देखते हैं हम लोग, राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए किस युग्म ने योजना बनाई थी कि सारा जो है जिला कार्यालय का रुपया जो आया है हड़प जाओ। सनीचर छोटे पहलवान, सनीचर रंगनाथ, सनीचर कालिका प्रसाद और सनीचर कुसहर। और एक अगला विकल्प है नीचे, सनीचर खन्ना मास्टर। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही उत्तर होगा, जिसने राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए इनमें से योजना बनाई थी। तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जो जवाब दिया जा रहा है विद्यार्थियों, यानी कि विकल्प ई तो राइट माना जाएगा। सनीचर और खन्ना मास्टर। कौन, सनीचर और खन्ना मास्टर। अर्थात इस प्रश्न में जो है केवल आपका जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी जो उपन्यास है किसका है, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित है राग दरबारी उपन्यास। इसमें जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए
शनिचर तथा कालिका प्रसाद ने योजना बनाई थी। और राग दरबारी ये हिंदी जगत का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1968 ईस्वी में। और यह एक राजनीतिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? राजनीतिक उपन्यास है जिसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कौन सी शैली है? व्यंग्यात्मक शैली है। तो ये सभी बातें एक एक करके आपको ध्यान में रखना है। और एक एक प्रश्न बनता है जो आप देख रहे हैं कि एक बिंदु के रूप में यहाँ से प्रश्न बने हैं और आपकी परीक्षा में भी बनेंगे। शनिचर, छोटे पहलवान, रंगनाथ, कालिका प्रसाद, खन्ना मास्टर, कुशहर प्रसाद ये राग दरबारी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। शनिचर, छोटे पहलवान, रंगनाथ, कालिका प्रसाद, खन्ना मास्टर, कुशहर प्रसाद ये पात्र है प्रमुख। फिर आपका अगला प्रश्न है, और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं, रुपए की क्या कमी है। परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत ये कथन जो है किसका है? आप सभी लोगों को बताना है। लाला भगवान दीन, लाला ब्रज किशोर, मास्टर शंभू दयाल और मुंशी चुन्नीलाल। मुंशी चुन्नीलाल। एक बार पुनः प्रश्न को हम सभी देख लेते हैं। और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं, रुपए की क्या कमी है। परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत ये कथन किसका है? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब दिया जा रहा है विकल्प डी, मुंशी चुन्नीलाल। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। किसका है कथन? मुंशी चुन्नीलाल का। क्या कहते हैं मुंशी चुन्नीलाल? और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं तब तक रुपए की क्या कमी है। किसका कथन है? मुंशी चुन्नीलाल का। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। और लाला श्रीनिवास दास इसे नई चाल की पुस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बात है आपके लिए, एग्जाम के लिए। क्या कहा है श्रीनिवास दास जी ने? इसे नई चाल की पुस्तक कहा है। नई चाल की पुस्तक। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? आप सभी जानते हैं 1882 ईस्वी में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं। यानी असत्य उत्तर के रूप में हमको बताना है, लेकिन देखना हमें सत्य भी है और असत्य भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं असत्य कौन कौन से हैं और सत्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या है? अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी यानी देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी। तो ये बात तो सही है, आप सब जानते हैं, कई बार आपने पढ़ा है, तो ये सही है। फिर अगला क्या है? अनुच्छेद 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। यानी अनुच्छेद 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। 350 में अल्पसंख्यकों के भाषागत अधिकार हैं। फिर अगला है क्या? अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालयों में सभी कार्य द्विभाषी होंगे। यानी ये बात बिल्कुल गलत है। राजभाषा संबंधी व्यवस्था के संदर्भ में ये बिल्कुल गलत है। फिर अगला हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार करेगा। ये बात बिल्कुल सही है। यानी 345 के अनुसार क्या है? राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा
एक या एक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों में स्वीकार कर सकेगा। फिर अगला है अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जाए। तो ये भी क्या है, पूरी तरीके से गलत है। तो हमने सही भी देखा और गलत भी देखा, और पूछा जा रहा है इसमें गलत कौन से हैं। तो ऊपर आपने देखा था सी और ई, ये जो है दो ही विकल्प इसमें गलत हैं, और सी ई किस में है, विकल्प बी में, और यही आपका सही कूट उत्तर के रूप में है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, देख लेते हैं एक बार हम लोग कौन सी व्यवस्था राजभाषा के संबंध में किस अनुच्छेद में की गई है। अनुच्छेद 348 क्या कहता है, जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालयों में सभी कार्य द्विभाषी होंगे। ये तो असत्य है। वस्तुतः अनुच्छेद 348 में है क्या, सही प्रावधान ये है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। ये कहा गया है 348 में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी, ये 348 में कहा गया है। और अनुच्छेद 351 में जो बात कही गई थी कि हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जाए, यह गलत है। और सही क्या है, अनुच्छेद 351 में संघ का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। ये कहा गया है 351 में। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं। कौन से युग्म सही हैं, यानी उपन्यास हैं, उनके कथन हैं, उपन्यासों के कथन हैं और उनके नाम हैं, सही हैं कि गलत हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से युग्म सही है। याद रखो, सूरज सारी दुनिया लोक परलोक ऊपर थल्ले में धरती आकाश में सबसे बड़ा है। तो क्या ये कथन जिंदगी नामा का है? एक बार पुनः पढ़ते हैं हम लोग। याद रखो, सूरज सारी दुनिया लोक परलोक ऊपर थल्ले में धरती आकाश में सबसे बड़ा है। क्या ये कथन जिंदगी नामा उपन्यास से है? तो है, यानी ये क्या है, पूरी तरीके से सही है। फिर अगले को हम लोग देखते हैं। तिरस्कार भरी आंखों से देखकर मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली। तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली। क्या ये कथन गोदान उपन्यास का है? तो बिल्कुल सही है, ये कथन गोदान उपन्यास का है। फिर अगला है, उस दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, न उसमें कोई भाव था, न विभाव था, न राग था, न विराग था। उस दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, न उसमें कोई भाव था, न विभाव था, न राग था, न विराग था। क्या ये कथन राग दरबारी उपन्यास से है? तो ये कथन राग दरबारी उपन्यास से नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है। बहुत ही शानदार कथन, जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा जाती है। क्या ये कथन आपका बंटी उपन्यास से है? तो ये बिल्कुल सही है, ये कथन आपका बंटी उपन्यास से है। जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा जाती है, बिल्कुल सही है। अगला है, ग्रांट या कर्ज देने वाली किसी नई स्कीम के बारे में योजना आयोग के सोचने भर की देर थी, वे उसके बारे में सब कुछ जानते थे। क्या ये कथन बाणभट्ट का
यानी बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से है। ग्रांट या कर्ज देने वाली किसी नई स्कीम के बारे में योजना आयोग के सोचने भर की देर थी, वे इसके बारे में सब कुछ जानते थे। तो ये जो है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से कथन नहीं है। तो कौन कौन से इसमें सही हैं आपके? ए और बी कथन सही है और डी। तो ए और बी डी जिसमें होगा वही आपका सही उत्तर होगा। ए बी डी किसमें है? वो है आपका विकल्प ए में, और यही आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखो, सूरज सारी दुनिया, लोक परलोक, ऊपर थल्ले में, धरती आकाश में सबसे बड़ा है, ये कथन जिंदगी नामा से है। अगला है, तिरस्कार भरी आंखों से देख कर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली, ये कथन गोदान से है। अगला है, जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है, ये कथन आपका बंटी उपन्यास से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखते हैं हम लोग राग दरबारी उपन्यास का अंश। ग्रांट या कर्ज देने वाली किसी नई स्कीम के बारे में योजना आयोग के सोचने भर की देर थी, उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं। तो ये कथन किस उपन्यास का है? राग दरबारी उपन्यास का। फिर अगला है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का अंश बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, ना उसमें कोई भाव था, ना विभाव था, ना राग था। महत्वपूर्ण कथन है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, पंचन के देखत प्रपंच करि दूर सबय, पंचन को स्वत्व पंच तत्व में मिलइहों में, हरिपन हारी जब धारि के धरों में शांत, शांतन को सुभट सुपूत कवि वहियों में। उपर्युक्त पंक्ति में वीर रस के किस भेद का उल्लेख है? आपको बताना है। प्रश्न आप सभी के लिए, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और सही उत्तर आपको बताना है। दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर, वीर रस का इसमें कौन सा भेद पूछा जा रहा है? पंचन के देखत प्रपंच करि दूर सबय, पंचन को स्वत्व पंच तत्व में मिलइहों में, हरिपन हारी जस धारि के धरो हों शांत, शांतन को सुभट सुपूत कहि वहियों में। तो इसमें वीर रस का कौन सा भेद है? तो आप लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब चुना गया है विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा, यानी कि युद्ध वीर, वीर रस का भेद है इन काव्य पंक्तियों में। सामान्यतः वीर रस के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वीर रस के? 4 भेद हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा भी गया है परीक्षाओं में। कितने भेद हैं वीर रस के? 4 भेद हैं। कौन कौन से? धर्मवीर रस और युद्धवीर रस, फिर है दयावीर रस, और चौथा है दानवीर रस। यानी धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर और दानवीर। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर, ददरी मेले के अवसर पर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सारगर्भित भाषण किस स्थान पर दिया था? बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया। आप सब जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सारगर्भित भाषण किस स्थान पर दिया था? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो ठीक माना जाएगा, यानी कि बलिया में, बलिया स्थान पर। और बलिया क्या है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्या है? बलिया उत्तर प्रदेश का एक जिला है, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अन्य जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध के विषय में। आज बड़े, निबंध का आरंभ कैसे होता है? जो भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती निबंध है उसका आरंभ कैसे होता? आज बड़े
आनंद का दिन है कि छोटे से छोटे नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। आपको ध्यान रखना है ये बातें। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देख पाते हैं। ये जो है भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध की आरंभिक पंक्तियां हैं। उसके बाद में इस निबंध में जिक्र किस चीज का है, किस किस चीज का जिक्र है इस निबंध में? तो बलिया का जिक्र है, बनारस का जिक्र है, रॉबर्ट साहब का जिक्र है, अबुल फजल का जिक्र है, बीरबल का जिक्र है, टोडरमल का जिक्र है, मुंशी चतुर्भुज सहाय का जिक्र है, मुंशी बिहारी लाल का जिक्र है, हनुमान जी का जिक्र है और मेढक का जिक्र है। इतने लोगों का इस निबंध में जिक्र है। बलिया का, बनारस का, रॉबर्ट साहब का, अबुल फजल का, बीरबल का, टोडरमल का, मुंशी चतुर्भुज सहाय का, मुंशी बिहारी लाल का, हनुमान जी का और मेढक का। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के ऊपर आधारित था, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कक्षा को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और उन सभी साथियों का, विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद, आभार जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। हम मिलते हैं आप सभी को नए मॉडल पेपर में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को, विद्यार्थियों।